हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा सर, आज की क्लास के अंदर हम वेरिएबल एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से रिलेटेड हमारी एक छोटी सी इलस्ट्रेशन है। सर उस इलस्ट्रेशन को हम डिटेल में करेंगे। इस इलस्ट्रेशन के अंदर सर ये एक बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव इलस्ट्रेशन है जिसके अंदर हमारे पास एब्जॉर्प्शन एज वेल एज मेरे पास वेरिएबल कॉस्टिंग के मेरे पास कॉस्ट पर यूनिट और इनकम स्टेटमेंट दोनों टेस्ट हो रहे हैं, जो कि मेरे पास रिसेंटली कराची यूनिवर्सिटी के पेपर के अंदर भी जो टॉपिक्स मेरे पास टेस्ट हुए हैं, तो उसी की तर्ज के ऊपर एक छोटी सी इलस्ट्रेशन है। अगर हम ये इलस्ट्रेशन को कर लेंगे तो हमारे पास अच्छा खासा इस टॉपिक की ग्रिप आ जाएगी। क्लियर हो गया सर? आइए सर एक दफ़ा इस सवाल को रीड कर लेते हैं। डेक्स्टर कॉर्पोरेशन जो कि प्रोड्यूस करती है और सेल करती है, क्या प्रोड्यूस और सेल करती है? डेक्स्टर कॉर्पोरेशन एक तो प्रोड्यूस करती है, उसके बाद फिर एक तो चीज़ें बनाती है, उसके बाद उसको सेल करती है। अ सिंगल प्रोडक्ट क्या बनाती है? उसने बोला एक वुडन हैंड फॉर वेवरिंग स्मॉल आइटम्स सच एज द स्कार्फ्स। Selected cost and operating data relating to the product for 2 years are given below। उसने बोला आपको रॉ डेटा नीचे दिया हुआ है, आप इस रॉ डेटा को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, अटेंटिव रहिएगा। सेलिंग प्राइस मेरे पास पर यूनिट दी हुई है, एक यूनिट को मैं कितने का बेचता हूँ? उसने बोला आप 50 रुपये का एक यूनिट को बेचते हैं। क्लियर हो गया? उसके बाद फिर आता है मेरे पास मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। मेरे पास मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के अंदर तीन चीज़ें आती हैं। उसने बोला एक डायरेक्ट लेबर आती है, डायरेक्ट मटेरियल आती है और मेरे पास एक मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड आता है। डायरेक्ट मटेरियल मेरे पास वो मटेरियल जो मेरे पास डायरेक्टली उस कॉस्ट को बनाने में लग रहा है, वो मेरे पास डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट है। क्लियर हो गया? उसके बाद फिर आता है डायरेक्ट लेबर। मेरे पास एक यूनिट को प्रोड्यूस करने में कितनी लेबर लग रही है? ये मेरे पास 6 रुपये पर यूनिट पर लेबर आ गया। उसके बाद मेरे पास वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। मेरे पास एक यूनिट को प्रोड्यूस करने में कितनी मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड लग रहा है? ये मेरे पास आ गया $3 पर यूनिट मेरे पास कॉस्ट लग रही है एक यूनिट को प्रोड्यूस करने में। क्लियर हो गया? ये मेरे पास सर मेरे पास मैन्युफैक्चरिंग का उसमें सारा डेटा दे दिया, मेरे पास वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। उसके बाद एग्जामिनर आपसे ये कहता है कि मेरे पास फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड पर ईयर, ये पूरे साल की। उसने बोला आपके पास पूरे साल मैं एक यूनिट प्रोड्यूस करूं या ना करूं, मेरे पास टोटल पूरे साल की कॉस्ट लग रही है $1,20,000। क्लियर हो गया? उसके बाद आता है सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, जिसके अंदर मेरे पास आ रहा है वेरिएबल सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। मेरे पास वेरिएबल सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस $4 पर यूनिट आ रहे हैं, और मेरे पास फिक्स सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो पूरे साल के आ रहे हैं वो मेरे पास 70,000 पर ईयर आ रहे हैं। क्लियर हो गया? एक दफ़ा इस सवाल को आप लोग भी रीड कर लीजिएगा। सेलिंग प्राइस आपको पर यूनिट, एक यूनिट कितने का बेचते हो? मेरे पास एक यूनिट बनाने में डायरेक्ट लेबर पर यूनिट कितनी लगती है? 11 की लगती है। मेरे पास डायरेक्ट लेबर एक यूनिट को बनाने में कितनी की लगती है? 6 की लगती है। मेरे पास वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड एक यूनिट को बनाने में कितने का लग रहा है? 3 का लग रहा है। सही हो गया? इस सवाल के अंदर उसने आपको क्या बोला है कि आपके पास मेरे पास फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड जो है वो पर ईयर दिए में पूरे साल की मेरी कॉस्ट जो है वो 1,20,000 रुपये लगेगी, और मेरे पास फिक्स सेलिंग एडमिनिस्ट्रेटिव पर ईयर जो है, ये दोनों चीज़ें मेरे पास टोटल कॉस्ट दी गई है, ये पर यूनिट नहीं दिए हुआ। क्लियर हो गया? उसके अलावा मेरे पास सारी चीज़ें इस सवाल के अंदर पर यूनिट दी गई है। आगे इस सवाल को रीड कर लेते हैं। इस सवाल के अंदर उसने एग्जामिनर ने बताया कि ड्यूरिंग द ईयर जब आपने नया काम स्टार्ट किया तो आपके पास इन्वेंट्री कुछ भी नहीं थी, जीरो इन्वेंट्री, आप जीरो पे खड़े हुए थे। फिर आपने प्रोड्यूस करे पूरे साल के अंदर 10,000 यूनिट, और उन जो 10,000 यूनिट आपने प्रोड्यूस करे उसमें से आपने मेरे पास कितने सेल कर दिए? उसने बोला आपने 8,000 यूनिट मेरे पास सोल्ड कर दी। क्लियर हो गया? जब 10,000 यूनिट मैंने बनाए और उसमें से 8,000 सोल्ड कर दिए, तो मेरे पास जब मैं एज एट एयर एंड पे खड़ा हूँ तो मेरे पास कितने यूनिट मेरे पास फैक्ट्री के अंदर आ रहे होंगे? मेरे पास वेयर हाउस में कितने यूनिट्स पड़े होंगे? 2,000 यूनिट्स, क्योंकि 10,000 मैंने बनाए और उसमें से 8,000 मैंने सेल कर दिए, तो मेरे पास 2,000 यूनिट मेरे पास क्लोजिंग पे खड़े हुए होंगे। सब मेरे पास जब मैं दूसरे साल में जाऊंगा तो मेरे पास जो इस साल की क्लोजिंग इन्वेंट्री थी वो मेरे पास अगले साल की मेरे पास ओपनिंग इन्वेंट्री बन जाएगी, जो कि है 2,000। क्लियर हो गया? 2,000 यूनिट मेरे पास दूसरे साल के स्टार्टिंग में रखे हुए थे। उसने बोला ड्यूरिंग द ईयर आपने फिर 6,000 यूनिट प्रोड्यूस करे। क्यों 6,000 यूनिट प्रोड्यूस करे? क्योंकि आपकी डिमांड जो थी मार्केट के अंदर वो 8,000 सेल करने की थी, तो आपने टोटल यूनिट आपके पास होगा 6,000 प्लस 2,000, 8,000 यूनिट, और आपने इसको 8,000 यूनिट मार्केट में जब सेल करे तो मेरे पास 8,000 यूनिट आपके पास पड़े हुए थे, उसमें से 8,000 के 8,000 यूनिट आपने सेल कर दिए, तो मेरे पास जीरो यूनिट ईयर एंड पे आपके पास जीरो यूनिट बचे। क्लियर हो गया? इस सवाल को एक दफ़ा वापसी रीड कर लीजिएगा, उसके बाद सर हम इसके एक्सेल की तरफ इसको सॉल्व करते हैं। क्लियर हो गया? एग्जामिनर मैंने आपसे बोला है दो चीज़ें डिमांड करता है, एक तो कहता है कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग निकालो और दूसरा वेरिएबल कॉस्टिंग।
एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर क्या मांग सकता है, उसने बोला मेरे पास कॉस्ट पर यूनिट पूछ सकता है मेरे पास, और इनकम स्टेटमेंट पूछ सकता है। वैसे ही मेरे पास वेरिएबल कॉस्टिंग के अंदर भी मेरे पास कॉस्ट पर यूनिट और मेरे पास इनकम स्टेटमेंट एग्जामिनर डिमांड कर रहे हैं। क्लियर हो गया? इस सवाल को एक दफ़ा फिर रीड कर लें आप, ताकि फिर हम इसको एक्सेल की तरफ मूव करें। होपफुली सर आपने इस सवाल को रीड कर लिया होगा। इस सवाल को हम एक्सेल की तरफ जाते हैं। ठीक हो गया? आपकी आसानी के लिए मैंने इधर पहले से थोड़ा बहुत फॉर्मेट बना के रखा है ऑलरेडी, ताकि फिर हमें फॉर्मेट के अंदर कोई इशू नहीं हो। फॉर्मेट हमने इससे पहले वाली क्लास के अंदर डिस्कस कर लिया था कि मेरे पास इनकम स्टेटमेंट का और कॉस्ट पर यूनिट का फॉर्मेट क्या होता है। तो वही जो सिंपली मैंने आपको फॉर्मेट बताया था, वो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे उसका फॉर्मेट ड्राइव कर लिया है, प्लेस कर लिया है, ताकि हमें कैलकुलेशन के अंदर हमारा टाइम फॉर्मेट बनाने में वेस्ट नहीं हो। क्लियर हो गया? अच्छा, एग्जाम के अंदर जो मेरे पास मैंने एग्जाम में इसको बाइफरकेट कर लेना है अपने रॉ डेटा को। पहले तो मैंने अपना रॉ डेटा बना लिया था कि एग्जामिनर के अंदर एग्जामिनर ने आपको एग्जाम के अंदर क्या रॉ डेटा दिया हुआ। उस रॉ डेटा को जब मैंने रीड आउट किया तो मेरे पास रॉ डेटा, मेरे पास कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मेरे पास पर यूनिट दी हुई थी, और कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मेरे पास टोटल कॉस्ट दी हुई थी, जो कि टोटल कॉस्ट मेरे पास एनुअली आ रही थी। याद रखिएगा, टोटल कॉस्ट मेरे पास एनुअली आ रही थी। तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, टोटल कॉस्ट जो कि मेरे पास पर ईयर आ रही थी। क्लियर हो गया? ओके। उसके बाद उसने बोला कि आपके पास एक मेरे पास सेलिंग प्राइस आ रही थी पर यूनिट, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, मेरे पास फिक्स ओवरहेड, ये वेरिएबल ओवरहेड, ये सब चीज़ें मेरे पास पर यूनिट आ रही थी। मेरे पास जब फिक्स ओवरहेड आए तो मेरे पास वो एनुअली आ गए 1,20,000। उसके बाद मेरे पास वेरिएबल सेलिंग प्राइस जो है वो मेरे पास 4 है, और मेरे पास फिक्स सेलिंग प्राइस जो है वो 70,000 एनुअली है। क्लियर हो गया? इसके अंदर रिक्वायरमेंट मेरे पास, रिक्वायरमेंट नंबर 1 क्या कहती है, मुझे कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है यूजिंग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, और मुझे कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है यूजिंग वेरिएबल कॉस्टिंग। क्लियर हो गया? जब मैंने आपको क्या बताया था, मेरे पास जब मैं कॉस्ट पर यूनिट निकालता हूँ तो मेरे पास कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की अगर स्पेसिफिकली बात करूँ तो उसमें मेरे पास टोटल कॉस्ट शामिल हो जाती है। मतलब इसमें मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट भी शामिल होती है, और मेरे पास एक और फिक्स कॉस्ट भी शामिल होती है। एग्जामिनर आपसे कॉस्ट पर यूनिट डिमांड कर रहा है, टोटल कॉस्ट डिमांड नहीं कर रहा, तो आप जिस तरीके से एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से आप सवाल को सॉल्व करेंगे। इस सवाल में एग्जामिनर आपसे रिक्वायर कर रहा है कि आपको कॉस्ट पर यूनिट निकालना है। तो कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए मैंने आपको बताया था, पहले आप क्या लेते हैं, मेरे पास लेते हैं कि डायरेक्ट, इंस्टेड के मैं सब चीज़ों को लिखूँ, मैं डायरेक्ट नीचे से मेरे पास जो रॉ डेटा बनाया हुआ है मैं उसमें से लिखता हूँ। पहले मेरे पास एग्जामिनर आपसे बोलता है कि मुझे कॉस्ट निकालनी है। कॉस्ट में आपके पास पहली चीज़ आती है डायरेक्ट मटीरियल, जो कि मेरे पास डायरेक्ट मटीरियल एयर 1 के अंदर खड़ी हुई है। जी सर, मेरे पास एयर 1 के ऊपर डायरेक्ट डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट आपको उसने कितनी दी हुई है, उसने बोला डायरेक्ट मटेरियल आपके पास पर यूनिट जो है वो है 11, तो मैंने यहाँ पे सिंपली 11 प्लेस कर दिया। फिर मेरे पास दूसरी चीज़ आती है डायरेक्ट मटेरियल के बाद, दूसरी चीज़ जो आती है मेरे पास वो आती है डायरेक्ट लेबर। मेरे पास डायरेक्ट लेबर सर एग्जामिनर ने आपको बताया, पर मेरे पास डायरेक्ट लेबर है 6 पर यूनिट, तो मैंने सिंपली वो डायरेक्ट लेबर 6 पर यूनिट प्लेस कर दूंगा। क्लियर हो गया? उस डायरेक्ट लेबर के बाद मेरे पास एग्जामिनर ने आपसे बोला कि मेरे पास वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड पर यूनिट मेरे पास कितने हैं। आपने बोला मेरे पास वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड पर यूनिट जो है एग्जामिनर ने आपको सवाल में 3 दिया हुआ, तो मैं इसको सिंपली 3 प्लेस कर दूंगा। क्लियर हो गया? अब मैंने जैसे आपको बताया था कि मेरे पास एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर मेरे पास वेरिएबल एज वेल एज फिक्स कॉस्ट दोनों शामिल होती है। तो इस एग्जाम में आपको इसने बोला फिक्स कॉस्ट कितनी दी हुई है, फिक्स कॉस्ट उसने दी हुई है आपको मेरे पास टोटल 1,20,000 रुपये। मेरे को उसको पर यूनिट निकालना है। मुझे कितना निकालना है, उसने बोला पर यूनिट निकालना है, तो पहले तो मैं यहाँ लिख दूंगा मुझे फिक्स कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड पर यूनिट चाहिए। तो अब मैं इसके लिए छोटी सी वर्किंग बना लूँगा। किस चीज़ के लिए वर्किंग है सर, उसने बोला फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड निकालने के लिए। आपके पास, मेरे पास सर फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड निकालने के लिए यहाँ मैं लिख देता हूँ वर्किंग नंबर 1। फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड निकालने के लिए उसने आपको बताया हुआ आपके पास टोटल फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड पूरे साल के अंदर कितनी लगी है। उसने बोला आपके पास टोटल मेरे पास 1,20,000 लगी है। ठीक हो गया? अब मैंने पूरे साल में 1,20,000 रुपये फिक्स कॉस्ट अपनी इंकर करी है। अब मैं बोलूँगा कि सर मैंने ड्यूरिंग द ईयर कितने यूनिट प्रोड्यूस किए हैं। यूनिट प्रोड्यूस, सर ड्यूरिंग दी ईयर आपने कितने यूनिट प्रोड्यूस किए ड्यूरिंग दी ईयर। अब मैंने इस सवाल में एग्जामिनर ने मुझे कहा है कि यूनिट प्रोड्यूस ड्यूरिंग दी ईयर मेरे पास ईयर 1 में कितने हैं। उसने बोला आपके पास 10,000 है। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, मेरे पास यूनिट प्रोड्यूस ड्यूरिंग दी ईयर मैं इसको नीचे ले जाऊँगा, लिख दूंगा मेरे पास यूनिट प्रोड्यूस ड्यूरिंग दी ईयर मेरे पास
10,000 है। क्लियर हो गया, मैंने लिख दिया मेरे पास यूनिट प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर 10,000 है। अब उसने बोला मेरे पास अब मेरे पास फिक्स मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट, उसने बोला मेरे पास फिक्स मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट मेरे पास कितनी आएगी, मेरे पास टोटल कॉस्ट थी कितनी, उसने बोला 1,20,000, उसमें से मेरे पास पर यूनिट टोटल यूनिट मैंने कितने प्रोड्यूस किए, उसने बोला टोटल यूनिट आपने 10,000 प्रोड्यूस किए, तो मैंने 1,20,000 डिवाइडेड बाय 10 करूँगा तो मेरे पास फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कितनी आ जाएगी। उसने बोला सर उसमें बोला एग्जामिनर आपको कहता है आपके पास फिक्स कॉस्ट पर यूनिट ये आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी, जो कि मेरे पास आ जाएगी कितनी, 12। अब सर मेरे पास फिक्स कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल और वेरिएबल ओवरहेड, ये मेरे पास ये तीनों चीज़ें सिंपल सिंपल चलते बात में। लेकिन जब क्योंकि उसने फिक्स कॉस्ट मुझे टोटल में दे दी 1,20,000 रुपये, अब ड्यूरिंग दी पहले साल में मैं 10,000 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा हूँ और दूसरे साल में मैं 6,000 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा हूँ, ये मैंने ईयर 1 की निकाली है। इस वजह से सर, इसी वजह से कि आपने अलग अलग यूनिट प्रोड्यूस करें ईयर 1 और ईयर 2 में, इस वजह से आपको ईयर 2 की भी फिक्स कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। अब ईयर 2 की फिक्स कॉस्ट किस तरीके से निकालेंगे, वो बिल्कुल सिमिलर ही रहेगा। आपने ड्यूरिंग द ईयर हर साल की आपकी एनुअल फिक्स कॉस्ट कितनी है, उसने बोला आपकी एनुअल फिक्स कॉस्ट 1,20,000 है। उसने बोला ड्यूरिंग ईयर 2 आपने कितने यूनिट प्रोड्यूस करे, तो आपने एग्जाम में देखना है कि आपने कितने यूनिट प्रोड्यूस करे। ड्यूरिंग द ईयर आपने यूनिट प्रोड्यूस करे 6,000, तो मेरे सिंपली 6,000 आ गया। और सर सिंपली मैंने क्या करना है, उसने बोला आपको 1,20,000 को डिवाइड कर देना है, मेरे पास 1,20,000 मेरी टोटल कॉस्ट है, उन टोटल कॉस्ट को आपने पर यूनिट निकालना है कि पर यूनिट एक यूनिट पे कितनी टोटल कॉस्ट लग रही है। तो क्या किस तरीके से निकालेंगे, आप 1,20,000 को आपने डिवाइड करना है किस चीज़ से, 6,000 से। तो मैंने 1,20,000 को डिवाइड करा 6 से, तो 6,000 से तो मेरे पास आ गया $20 पर यूनिट। क्लियर हो गया। एयर 2 के अंदर उसने बोला डायरेक्ट मटेरियल आपके पास कितनी लगेगी, आपके पास डायरेक्ट मटेरियल चाहे एयर 1 हो या एयर 2 हो, तो मेरे पास सेम ही लग रही है। मेरे पास डायरेक्ट लेबर कितनी लग रही है, उसने बोला डायरेक्ट लेबर एयर 1 हो या एयर 2 दोनों सेम लग रही है, जो कि है मेरे पास 6। मेरे पास वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कितनी लगेगी, उसने बोला मेरे पास वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड चाहे एयर 1 हो या एयर 2 हो मेरे पास लग रही है 3। क्लियर हो गया। मेरे पास फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड मेरे पास एयर 2 में आपने निकाला, मेरे पास एयर 2 की फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कितनी आ रही है, उसने बोला आपके पास 20 आ रही है। क्लियर हो गया। मैंने एयर 1 का टोटल सम कर लिया, तो मेरे पास टोटल जब मैंने सम करा एयर 1 का तो मेरे पास 32, और जब मैंने एयर 2 का दोनों सम करा तो मेरे पास आ गई, मेरे पास एयर 2 का सम किया तो मेरे पास आ गई 40 रुपये। मतलब मैं अगर एयर 1 में खड़ा हूँ और अगर मैंने एक यूनिट प्रोड्यूस करूँ तो मेरे पास कॉस्ट पर यूनिट मेरे पास एयर 1 में मेरे पास 32 रुपये पर यूनिट मेरी कॉस्ट लगेगी, और मेरे पास एयर 2 में मेरे पास 40 रुपये पर यूनिट कॉस्ट लगेगी। इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि मेरे पास जो सिग्निफिकेंट इंक्रीज आ रहा है वो मेरे पास फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड के अंदर है। क्या मतलब, मेरे पास फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड 12 से 20 आ रहे हैं, इस वजह से मेरी कॉस्ट बढ़ रही है। अब वो 12 से 20 क्यों आ रहे हैं, तो आपने निकाला वो उसकी उसकी वजह ये है कि पहले साल आपने 10,000 यूनिट प्रोड्यूस किए थे, तो इस वजह से आपकी कॉस्ट थी 10,000। और दूसरे साल का मसला ये है कि आपने यूनिट प्रोड्यूस किए 6,000, कम यूनिट प्रोड्यूस किए। जब मैंने ज़्यादा यूनिट प्रोड्यूस किए थे तो मेरे पास ज़्यादा यूनिट की वजह से मेरे पास कॉस्ट कम हो गई थी एक यूनिट के ऊपर। अब मैंने क्योंकि यूनिट ही प्रोड्यूस कम किए हैं, पहले 10,000 के बदले में अगले साल मैंने 6,000 यूनिट प्रोड्यूस किए हैं, तो जो कि मेरे पास टोटल कॉस्ट होगी 1,20,000, वो मैंने 6,000 यूनिट पे जब डिवाइड हुई तो मेरे पास एक यूनिट की कॉस्ट आ गई कितने, 20 रुपये। क्लियर हो गया सर। ये मेरे पास सवाल की पहली रिक्वायरमेंट थी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की, जो हमने सॉल्व कर ली। इनकम स्टेटमेंट से जाने से पहले मैं आपको वेरिएबल कॉस्टिंग के ऊपर भी हम सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि दोनों सिमिलर ही चीज़ें, एक ही तरीके से चीज़ें चलते हुए आ रही हैं। क्लियर हो गया। जब आप मेरे पास वेरिएबल कॉस्टिंग की बात करता हूँ मैं, तो उसका फॉर्मेट भी सर बिल्कुल मेरे पास सेम ही होगा। एग्जामिनर आपसे पहले क्या कहेगा, एग्जामिनर आपसे कह रहा है कि सर मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालें। वेरिएबल कॉस्टिंग के अंदर आपके पास हर वो कॉस्ट आएगी जो कि सिर्फ वेरिएबल हो, इसके अंदर फिक्स का कोई जिक्र नहीं होता, याद रखिएगा, फिक्स कॉस्ट का कोई जिक्र नहीं। तो मेरे पास वेरिएबल के अंदर मैंने आपको बताया था पहली चीज़ मेरे पास वही आ जाती है डायरेक्ट मटेरियल। क्लियर हो गया। दूसरी चीज़ मेरे पास डायरेक्ट मटेरियल मेरे पास कितनी है, उसने बोला डायरेक्ट मटेरियल आपके पास है 11
11 रुपीज़ पर यूनिट। मेरे पास दूसरी आ जाती है मेरे पास डायरेक्ट लेबर मेरे पास कितनी है, तो उसने बोला डायरेक्ट लेबर आपके पास है 6 रुपीज़ पर यूनिट, $6 पर यूनिट, तो मैंने डायरेक्ट लेबर भी लिख दिया $6 पर यूनिट। तीसरी चीज़ मेरे पास आ जाती है क्या चीज़, उसने बोला मेरे पास वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, वो कितनी आ जाती है, उसने बोला वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड आपको एग्जाम में दी हुई है कितनी, दैट इज 3। क्लियर हो गया। मेरे पास वेरिएबल कॉस्टिंग के अंदर सारी कॉस्ट मेरे पास से वेरिएबल कॉस्ट आएगी, कोई मेरे पास फिक्स कॉस्ट नहीं आएगी। अब एग्जामिनर ने इसके अंदर फिक्स कॉस्ट भी दी है दैट इज 1,20,000, इसको हम इसके अंदर वेरिएबल कॉस्ट के अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट का मतलब यही होता है कि उसके अंदर आपने सिर्फ और सिर्फ मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट ही डालनी होती है। पिछले रिक्वायरमेंट के अंदर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर आपने वेरिएबल कॉस्ट के साथ मेरे पास फिक्स कॉस्ट भी डाली थी। क्यों फिक्स कॉस्ट डाला था, क्योंकि वो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग आपसे कहता है कि आपको वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट दोनों चीज़ें डालनी होती है, और मेरे पास वेरिएबल कॉस्टिंग कहता है कि आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट ही डालनी होती है। आपको इसके अंदर मेरे पास कोई भी मैन्युफैक्चरिंग फिक्स कॉस्ट नहीं इनकॉर्पोरेट करनी होगी। इसके अंदर एयर 1 और एयर 2 की कॉस्ट सेम ही आएगी, क्योंकि मेरे पास में कोई फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड का चक्कर नहीं है, इस वजह से मेरे पास दोनों की साल की कॉस्ट मेरे पास सेम आएगी, चाहे वो कॉस्ट एयर 1 की हो या मेरे पास एयर 2 की कॉस्ट हो। क्लियर हो गया सर। इस सवाल को आप एक नज़र देख लें, इसके अंदर कोई भी कंफ्यूजन है तो मुझसे पूछ लें। मैं आपको एक दफ़ा वापसी रिपीट कर लेता हूँ। मुझे एग्जामिनर ने बोला मेरे पास एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के थ्रू मेरे पास कॉस्ट पर यूनिट निकाल के दो, और मुझे वेरिएबल कॉस्टिंग के थ्रू मुझे कॉस्ट पर यूनिट निकाल के दो। इसका मतलब ये है कि मेरे पास एक यूनिट पे कितनी कॉस्ट लग रही है। अब एक यूनिट पे कितनी कॉस्ट लग रही है वो मैं किस तरीके से निकालूंगा। अगर मैं वेरिएबल की तरफ जाऊँ तो मेरे पास वेरिएबल के अंदर हर वो चीज़ इंक्लूड होती है जो कि मेरे पास वेरिएबल हो, जैसे कि मेरे पास डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और मेरे पास वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। मैंने डायरेक्ट मटेरियल निकाला, मेरे पास $11 पर यूनिट डायरेक्ट मटेरियल एग्जाम में दिया हुआ था, तो मैंने सिंपली वो कॉपी कर लिया। डायरेक्ट लेबर की जो कॉस्ट थी मैंने वो कॉपी कर ली, और मेरे पास वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड की जो कॉस्ट आती थी मैंने सिंपली वो कॉपी कर ली। क्लियर हो गया यहाँ तक कोई मसला। अब दूसरी चीज़ एग्जामिनर मुझसे बोलता है कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग निकाल के दो। जब मैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के ऊपर आया तो उसने बोला एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर मेरे पास वो वेरिएबल वाली चीज़ें तो होती हैं, लेकिन साथ में एक फिक्स कंपोनेंट का एलिमेंट भी शामिल होता है जो उसको टोटल कॉस्ट बना देता है। मैंने आपको बताया था कि मेरे पास वेरिएबल कॉस्टिंग को कहते हैं टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट मेरे पास किस तरीके से बनती है, मेरे पास फिक्स कॉस्ट भी शामिल होती है और मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट भी शामिल होती है। क्लियर हो गया। अब उसने बोला टोटल कॉस्ट बनाने के अंदर मेरे पास वेरिएबल तो सारी चीज़ें शामिल होंगी, लेकिन एक मेरे पास फिक्स कॉस्ट भी शामिल होगी। वेरिएबल और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में फ़र्क ये था कि वेरिएबल कॉस्टिंग के अंदर सिर्फ वेरिएबल चीज़ें शामिल होती हैं, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर मेरे पास वेरिएबल तो होती है लेकिन साथ में उसके फिक्स कॉस्ट भी शामिल होती है। तो जब मैंने वेरिएबल कॉस्ट एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर चीज़ें लिखी तो मेरे पास मटीरियल की कॉस्ट सेम ही रहेगी, मेरे पास डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट निकाली तो वो भी सेम ही रही, मेरे पास वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड की कॉस्ट निकाली तो वो भी सेम ही। लेकिन सिर्फ एक मसला ये आ गया मेरे पास एग्जाम में, मुझे उसने फिक्स मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट नहीं दी थी। उसने एग्जाम में ये ट्विस्ट था कि उसने फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड आपको कॉस्ट पर यूनिट नहीं दी थी, उसने आपको मेरे पास टोटल कॉस्ट दी थी जो कि मेरे पास 1,20,000 कॉस्ट थी। क्लियर हो गया। अब उसने एग्जामिनर ने आपको ये चीज़ हिंट दी कि मेरे पास ये पूरे साल में मेरे पास फिक्स कॉस्ट टोटल मेरे पास 1,20,000 रुपये मैं खर्च कर रहा हूँ, लेकिन उसने साथ साथ आपको ये भी बताया कि मेरे पास ड्यूरिंग द ईयर में जो यूनिट प्रोड्यूस करूँगा तो कि मेरे पास होंगे 10,000 यूनिट। पहले साल 10,000 यूनिट प्रोड्यूस करूँगा, दूसरे साल मैं 6,000 यूनिट प्रोड्यूस करूँगा। क्लियर हो गया। जब मेरे पास 120,000 को मैं डिवाइड करूँगा मेरे पास टोटल यूनिट प्रोड्यूस से, मतलब मेरे पास 1,20,000 की मेरे पास कॉस्ट इंकर करी, उस कॉस्ट को इंकर करने से मेरे पास यूनिट प्रोड्यूस हुए 10,000 यूनिट। तो मेरे पास सिंपली क्या होगा, मेरे को कॉस्ट पर यूनिट निकालना है, तो मैंने 1,20,000 को डिवाइड कर दूंगा किस चीज़ से, 10,000 से। जब मैंने 1,20,000 को डिवाइड किया 10,000 से तो सिंपली मेरे पास क्या बचा, 12 रुपीज़ पर यूनिट बचे, मतलब $12 पर यूनिट मेरी कॉस्ट आई। उसी तरीके से मैंने दूसरे साल मेरे पास 6,000 यूनिट प्रोड्यूस किए थे, तो 1,20,000 को डिवाइड कर दूंगा 6,000 से। जब 1,20,000 को मैंने डिवाइड करा 6,000 से तो मेरे पास आया $20 पर यूनिट मेरे पास फिक्स मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। अब जब मैं टोटल कॉस्ट पर यूनिट निकाल रहा था तो उसमें फिक्स कॉस्ट का भी एलिमेंट लेना होता है, तो मेरे पास पर यूनिट का एलिमेंट लेना होता है, तो मैंने पर यूनिट निकाल ली। एयर 1 के अंदर मेरे पास 12 आ रही थी और एयर 2 के अंदर मेरे पास 20 आ रही थी। क्लियर हो गया सर। होपफुली सवाल आपको यहाँ तक क्लियर है। अगर क्लियर है आप एक दफ़ा इसको कॉपी कर लें, फिर हम इसको इनकम स्टेटमेंट की तरफ मूव करते हैं।
क्लियर हो गया सर। अब आगे हम लोग आगे मूव करते हैं, जो कि मेरे पास का दूसरा स्टेप है, मेरे पास इनकम स्टेटमेंट। अब इनकम स्टेटमेंट से मैंने इसका ऑलरेडी फॉर्मेट बनाया हुआ है, आपको भी फॉर्मेट मैंने आपको पहले लास्ट क्लास में शेयर किया हुआ है, तो आप भी उस फॉर्मेट को एक नज़र देख लीजिएगा। क्लियर हो गया। उस फॉर्मेट पे जाने से पहले मैं रॉ डेटा एक दफ़ा वापसी रिवाइज कर लेता हूँ। मुझे एग्जामिनर ने बोला मेरे पास ड्यूरिंग द ईयर मेरे पास जब आपने जाहिर सी बात है, जब आपने प्लान स्टार्ट किया होगा, कुछ मतलब नया कारोबार स्टार्ट किया होगा, तो आपके पास 0 यूनिट प्रोड्यूस हुए होंगे, मतलब आपके पास 0 इन्वेंट्री होगी, क्योंकि अभी तक आपने काम स्टार्ट ही नहीं किया। लॉजिकल सी बात है। लेकिन फिर आपने ड्यूरिंग द ईयर अपना जब काम स्टार्ट किया, प्लान चलाया, तो आपने ड्यूरिंग द ईयर पहले साल खड़ा हुआ, तो मैं ईयर 1 पे खड़ा हूँ। ईयर 1 पे आपने 8-10 हज़ार यूनिट मेरे पास प्रोड्यूस कर लिए। उस 10,000 यूनिट जब आपने प्रोड्यूस करे, तो मेरे पास डिमांड आई 8,000 यूनिट की, तो आपने 8,000 यूनिट मार्केट में जाके सेल कर दी। जब मैंने बनाए 10,000 यूनिट और बेच दी 8,000 यूनिट, तो सिंपली मेरे पास 2,000 यूनिट साल के आखिर में बच गए। क्लियर हो गया यहाँ तो कोई मसला? अब जब मेरे पास एक साल मतलब ईयर 1 के ऊपर मेरे पास 2,000 यूनिट बचे, तो वो मेरे पास 2,000 यूनिट जाहिर सी बात है 31 दिसंबर पे खड़ा हूँगा। अब अगले साल चले जाएंगे मेरे पास, जब मैंने ईयर 1 के अकाउंट्स क्लोज करे, तो वो 2,000 यूनिट जो बचेंगे वो अगले साल की मेरे पास ओपनिंग इन्वेंट्री बन जाएगी। तो इसी वजह से मेरे पास ये लेफ्ट ओवर जो मेरे पास पिछले साल के लेफ्ट ओवर थे, वो इस साल की ओपनिंग आ गई मेरे पास। ठीक हो गया। फिर ड्यूरिंग द ईयर आपने 6,000 यूनिट और प्रोड्यूस करे। उस 6,000 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए आपने टोटल यूनिट मेरे पास कितने हो जाएंगे? 8,000 यूनिट हो जाएंगे। और इत्तेफाक से हुआ ये कि मेरे पास 8,000 यूनिट की डिमांड आई मार्केट से, तो मैंने 8,000 यूनिट बेच दी। अब जब मैं साल के आखिर में खड़ा हूँ, तो मेरे पास कोई यूनिट नहीं बचे हुए। मेरी फैक्ट्री, मेरा वेयर हाउस, मेरा जो स्टॉक रूम है वो खाली पड़ा, उसमें कोई यूनिट नहीं है, क्योंकि मैंने 2,000 यूनिट पिछले साल किया है, 6,000 यूनिट इस साल बनाए, टोटल 8,000 यूनिट, और मार्केट में 8,000 यूनिट मैंने बेच दी। क्लियर हो गया। इस वजह से मेरे पास 0 है। अब पर आ जाए, अब चलते हैं मेरे पास किस चीज़ की तरफ। उसने बोला मेरे पास इनकम स्टेटमेंट की तरफ। अब इनकम स्टेटमेंट सबसे पहले जो सबसे मोस्ट डिफिकल्ट है वो मेरे पास होता है कि वेरिएबल कॉस्ट का, मतलब उस डिफिकल्ट नहीं होता, वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स इसलिए होता है क्योंकि उसके अंदर आपको एक तो कैलकुलेशंस करनी होंगी, और दूसरा उसका फॉर्मेट आपको याद रखना होगा। अब फॉर्मेट मैंने आपके लिए पहले से यहाँ पे बनाया हुआ है। थोड़ी सी मिस्टेक। क्लियर हो गया। पहले मेरे पास सर वेरिएबल कॉस्ट का पहले मेरे पास वेरिएबल कॉस्टिंग की इनकम स्टेटमेंट मेरे पास रिक्वायरमेंट नंबर 2 थी, जो कि मुझे निकालना है क्या चीज़? इनकम स्टेटमेंट बनानी है। अब इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट मेरे पास वेरिएबल कॉस्टिंग के अंदर क्या होता है, उसने आपने बोला पहले आपको उसमें पूरी टोटल सेल्स डालनी होती है, और सेल्स के अंदर से फिर आपने अपने वेरिएबल एक्सपेंसेस लेस करने होते हैं। जब अपनी सेल्स में से टोटल वेरिएबल एक्सपेंसेस, चाहे वो सेलिंग के हों या वो मेरे पास मैन्युफैक्चरिंग के हों, जब आप टोटल अपनी सेल में से अपने वेरिएबल खर्चे निकाल दोगे, तो आपके पास एक जो ग्रॉस प्रॉफिट वाली टर्म होती है, उसको मेरे पास इस इनकम स्टेटमेंट में कहते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन, मतलब ग्रॉस लेवल पे आप कहाँ खड़े हो। अब उस पहले सेल में से आपने निकाले किस चीज़, अपने ये सारे वेरिएबल एक्सपेंसेस निकाले। अब जब इस वेरिएबल एक्सपेंसेस को निकाल लोगे, तो तुम्हारे पास चीज़ आ जाएगी मेरे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन। ठीक हो गया। कंट्रीब्यूशन मार्जिन किस तरीके से आएगा? अगर एग्जामिनर पूछे कि सर मुझे कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकाल के तो आपने क्या करना है, उस सेल में से लेस कर देना है मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट। जब मैं अपनी सेल में से अपने वेरिएबल लेस कॉस्ट माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ जाएगा। क्लियर हो गया। दूसरा, एग्जामिनर आपसे कहता है कि मुझे निकाल के दो फिक्स एक्सपेंसेस। जब कंट्रीब्यूशन मार्जिन में से आप अपने सारे फिक्स खर्चे निकाल लोगे, जैसे कि अपना रेंट हो गया, सैलरी एक्सपेंस हो गए, या मेरे पास सिक्योरिटी गार्ड की फीस हो गई, या ऐसे कुछ खर्चे हो गए जो कि लाजमी आपने फिक्स एक्सपेंसेस थे आपके, वो आपने जब लेस कर देंगे, तो मेरे पास आ जाएगा नेट ऑपरेटिंग इनकम आ जाएगी। क्लियर हो गया। नेट ऑपरेट वेरिएबल कॉस्ट का फॉर्मेट क्या है? सेल में से आपने लेस करने अपने सारे वेरिएबल एक्सपेंसेस के खर्चे, मेरे पास सारे वेरिएबल एक्सपेंसेस के खर्चे आ जाएंगे। उसमें से जब मैं अपने वेरिएबल एक्सपेंसेस निकाल दूंगा, तो मेरे पास एक आ जाएगी मेरे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन। क्लियर हो गया। अब उस कंट्रीब्यूशन मार्जिन में से जब आप अपने फिक्स वाले खर्चे निकाल देंगे, तो आपके पास आ जाएगी इनकम
नेट ऑपरेटिंग। क्लियर हो गया, आपको याद हो गया। सेल, उस सेल में से आपने वेरिएबल खर्चे लेस करना है। जब सेल में से आप अपने वेरिएबल खर्चे लेस करेंगे तो आपके पास आ जाएगी कंट्रीब्यूशन मार्जिन। उस कंट्रीब्यूशन मार्जिन में से फिर अपने फिक्स खर्चे लेस करेंगे। जब उस फिक्स खर्चों को आपने लेस कर देंगे तो आपके पास सिंपली आ जाएगी मेरे पास नेट ऑपरेटिंग इनकम। क्लियर हो गया। अब सवाल ये होता है कि आपने सेल्स किस तरीके से लिखी है। अब मैं पहले एक एक ईयर चलूंगा, मतलब पहले मेरे पास ईयर 1 का डेटा अलग दिया हुआ है और ईयर 2 का डेटा अलग दिया हुआ है, तो इसलिए पहले मैं बात कर रहा हूँ ईयर 1 की। ईयर 1 की सर मेरे पास सेल्स कितनी है। आपने बोला सेल्स मुझे तो नहीं मालूम। देखें सेल्स दी हुई है मेरे पास किधर, मेरे पास रॉ डेटा में। अब जब मैंने नीचे रॉ डेटा बनाया हुआ आप देखें सेल्स, ये अगर ड्यूरिंग द ईयर आपने कितने यूनिट सोल्ड करे। उसने बोला ड्यूरिंग द ईयर आपने कितने यूनिट सोल्ड करे। उसने बोला ड्यूरिंग द ईयर आपने सोल्ड करे मेरे पास 8000 यूनिट। पहले साल के आपने यूनिट है, ये यूनिट है। ड्यूरिंग द ईयर 1 आपने कितने यूनिट सोल्ड करे। आपने बोला ड्यूरिंग ईयर 1 मैंने 8000 यूनिट सोल्ड करे। क्लियर हो गया। उसने बोला आपने 8000 यूनिट तो सोल्ड करे, लेकिन एक यूनिट को सोल्ड करने की कॉस्ट आपने कितनी इंकर करी। वेरिएबल की बात कर रहा हूँ तो आप इधर वेरिएबल तक ही रिस्ट्रिक्ट नहीं है, ये मैं बात कर रहा हूँ वेरिएबल की। मैं इसको एक दफ़ा हाईलाइट भी कर लेता हूँ इधर तक। अभी जब मैं वेरिएबल की बात कर रहा हूँ तो आपने सिर्फ इस वेरिएबल वाले डिब्बे को देखना है। वेरिएबल की बात कर रहा हूँ तो आपने इस वेरिएबल वाले बॉक्स को देखना है। मेरे पास वेरिएबल, मेरे पास डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और वेरिएबल ओवरहेड की कॉस्ट थी। क्लियर हो गया। अब उसने बोला आपने सेल्स कितनी करी। एग्जामिनर आपको बोलता है आपने सेल्स करी नीचे कितने की। मेरे पास पहले साल मैंने सेल्स करी 8000 यूनिट की। क्लियर हो गया। पहले साल मैंने सेल्स करी 8000 यूनिट की। अब मैं किस तरीके से लिखूंगा, मेरे पास पहले साल की सेल्स थी, पहले साल की सेल्स थी मेरे पास कितनी 8000 यूनिट। ठीक हो गया। उसने बोला और एक सेल्स की मेरे पास पर यूनिट कितने का सेल कर रहा हूँ मैं। उसने बोला आपने पर यूनिट सेल करा क्या, मेरे पास सेलिंग प्राइस क्या पर यूनिट की 50, मतलब आपने 8000 यूनिट सेल करें और एक यूनिट की कॉस्ट है आपके पास 50। क्लियर हो गया। 8000 इंटू 50 करें तो आपके पास टोटल सेल आ गई। मेरे पास अमाउंट में लिखना है ये, ठीक है। ये मैंने किस चीज़ में लिखना है, अमाउंट में लिखना है, टोटल अमाउंट लिखनी है। क्लियर हो गया। किस तरीके से निकाला आपने सर, इस तरीके से निकाला। मेरे पास एक यूनिट को कितने का बेचता हूँ। उसने बोला सर इस सवाल में ये लिखा हुआ है कि आप एक यूनिट को मेरे पास सेल करते हैं 50 रुपीज़ का। उसने बोला जब आप एक यूनिट को सेल करते हैं 50 रुपीज़ का और मेरे पास कितने यूनिट आपने सोल्ड करे। उसने बोला आपने टोटल यूनिट सोल्ड करे मेरे पास 8000। तो आपने सिंपली क्या किया, 8000 को आपने मल्टीप्लाई करा 50 से। जब मैंने 8000 को मल्टीप्लाई करा 50 से तो मेरे पास आ गए कितने, 4 लाख। क्लियर हो गया सर। उसने बोला वेरिएबल एक्सपेंसेस निकालना है। अब मैं इधर थोड़ा लिख भी देता हूँ उनकी सेल्स किस तरीके से आएंगी। उसने बोला सर सेल्स आपके पास इस तरीके से आएंगी, आपने 8000 यूनिट सोल्ड करे और एक यूनिट कितने का सोल्ड करा, आपने 50 रुपये का सोल्ड करा। क्लियर हो गया। जब 8000 मल्टीप्लाई बाय 5 करा तो मेरे पास आ गया 4 लाख टोटल सेल्स आ गए। उसने बोला मेरे पास वेरिएबल एक्सपेंसेस मेरे पास दो किस्म के, एक तो वेरिएबल मेरे पास मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आती है, दूसरा मेरे पास आता है वेरिएबल मेरे पास सेलिंग कॉस्ट आती है। क्लियर हो गया। पहली चीज मेरे पास वेरिएबल के अंदर दो चीजें शामिल होती हैं। पहले होती है मेरे पास वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और दूसरी होती है मेरे पास वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट। ठीक हो गया। अगर मैं वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट की बात करूं तो मेरे पास ये वेरिएबल कॉस्ट कौन सी कॉस्ट होती है कि कितने यूनिट आपने प्रोड्यूस करे। क्लियर हो गया। अब मेरे पास वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट की बात करूं तो मेरे पास वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ईयर 1 में आपने निकाली है। मेरे पास ईयर 1 की मेरे पास वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी है, 20। क्लियर हो गया। उसके अंदर आपने क्या शामिल किया, उसने बोला मेरे पास डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड। मेरे पास टोटल वेरिएबल ओवरहेड, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एक यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए पर यूनिट याद रखिएगा पर यूनिट कितनी है, 20। क्लियर हो गया। अब इस 20 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा किस चीज से, मैंने टोटल वेरिएबल प्रोडक्शन कितनी करी है इस साल ईयर 1 में। उसने बोला आपने टोटल यूनिट कितने प्रोड्यूस किए हैं। क्लियर हो गया सर। आपने टोटल मेरे पास यूनिट कितने कौन से कितने यूनिट है जो आपने मेरे पास ईयर 1 में सेल करें। उसने बोला आपके पास टोटल मेरे पास यूनिट ईयर 1 के अंदर आपने सोल्ड करें कितने, मेरे पास टोटल मैंने यूनिट कितने सोल्ड करें। उसने बोला आपने पहले भी सवाल में किया हुआ, मैं टोटल यूनिट मैंने जो सोल्ड करें दैट इज 8000 यूनिट दैट इज सोल्ड। तो मैंने इसमें सिंपली क्या करा, मैंने कुछ नहीं किया सर, मैंने सिंपली मेरे पास वेरिएबल निकालने के लिए तो मैंने उसको मेरे पास 8000 यूनिट मैंने सोल्ड करे और एक यूनिट की कॉस्ट सर आपने निकाली है कितनी है, 20। तो मैंने 8000 मल्टीप्लाई बाय 20 कर दिया तो मेरे पास आ गया क्या चीज़, मेरे पास आ गया कितना, 1,60,000। क्लियर हो गया, 1,60,000।
क्लियर है सर यहाँ तक। अब दूसरी चीज उसने बोलता है कि मेरे पास वेरिएबल सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। अब वेरिएबल सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस क्या निकालेंगे, किस तरीके से निकालेंगे। आपके पास वेरिएबल सेलिंग प्राइस पर यूनिट दी हुई है एग्जाम में, आपने रॉ डेटा में देखा, रॉ डेटा में देखा जी सर, आपने रॉ डेटा में देखा, आपके पास वेरिएबल सेलिंग प्राइस पर यूनिट निकाली हुई है उसने। वेरिएबल सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितनी है, मेरे पास वेरिएबल सेलिंग प्राइस पर यूनिट वो है 4। क्लियर हो गया। उसी तरीके से आप करेंगे, मेरे पास वेरिएबल सेलिंग प्राइस कितनी है, उसने बोला वेरिएबल सेलिंग प्राइस आपने 8000 यूनिट सोल्ड करे और एक यूनिट को सोल्ड करने में आपकी सेलिंग प्राइस कितनी लगी, 4 लगी। क्लियर हो गया। तो आपने इधर सिंपली क्या कर देना है, मेरे पास वही 8000, तो मैंने अपने एक्सेल में कर रहा हूँ तो मैं इसलिए अलग से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 4, उसको मैंने मल्टीप्लाई कराया किस चीज़ से, मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट, मेरे पास वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस 4 मल्टीप्लाई बाय मैंने कितने यूनिट सोल्ड करे, दैट इज मेरे पास 8000 यूनिट जो मैंने सोल्ड करे। क्लियर हो गया। तो मेरे पास ये आ गया 4 मल्टीप्लाई बाय 8 दैट इज 32,000। क्लियर हो गया। जब मैंने 1,60,000 प्लस 32,000 को ऐड करा तो मेरे पास ये आ गया 192,000 जो कि मेरे पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ गया। क्लियर हो गया। टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ गया। मैंने सेल करी 8000 यूनिट, कितने के बेचे, मेरे पास 4 लाख रुपए के बेचे, और उसमें मैंने अपना वेरिएबल खर्चा कितने का करा, उसने बोला मैंने 192 का करा। 192 मेरे पास किस तरीके से है, उसने बोला 192 सर आपके पास इस तरीके से है, उसमें आपने 1,60,000 और उसमें आपने 32,000 दोनों को ऐड करा तो मेरे पास 192,000 बन गए। क्लियर हो गया। 160,000 किस तरीके से आया, आपने 8000 मल्टीप्लाई बाय 20 करा तो मेरे पास 160,000 आ गया, और आपके पास 32,000 किस तरीके से आया, आपने 8000 मल्टीप्लाई बाय 4 करा तो आपके पास 32,000 आ गया। क्लियर हो गया सर, यहाँ तक क्लियर है। मेरे पास ग्रॉस कंट्रीब्यूशन मार्जिन किस तरीके से आएगा, मेरे पास 4 लाख में से मैं माइनस करूंगा 192, जब 4 लाख में से सर आप 1,92,000 लेस करेंगे तो आपके पास आ जाएंगे 2,08,000 रुपये मेरे पास यहाँ आ गए। क्लियर हो गया। अब एग्जाम इसमें वेरिएबल कॉस्टिंग का मेरे पास एक मरहला तो खत्म हो गया, देखिए वेरिएबल कॉस्ट निकालनी होती है। क्लियर हो गया। अब दूसरे चलते हैं मेरे पास फिक्स कॉस्ट की तरफ। अब फिक्स कॉस्ट एग्जामिनर आपको कहता है मेरे पास फिक्स कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितने हैं। क्लियर हो गया। फिक्स कॉस्ट मेरे पास और गुड सोल्ड कितने निकलेंगे, वो किस तरीके से निकालेंगे सर, आपके पास एग्जाम में दिया हुआ है ऑलरेडी सर, इन नंबर फॉर्म में दिया हुआ है। मेरे पास फिक्स एक्सपेंसेस, मेरे पास मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी है, उसने बोला फिक्स मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एग्जाम में आपको दिया हुआ है, मेरे पास फिक्स मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट दैट इज 1,20,000, और दूसरी एग्जाम में आपको दूसरी चीज मेरे पास मैन्युफैक्चरिंग डालनी होती है और दूसरा सेलिंग डालना होता है। तो एग्जाम में इत्तेफाक से उसने आपको सेलिंग एक्सपेंसेस भी मेरे पास इन अमाउंट्स में दी हुई है, पर यूनिट नहीं दी हुई, अमाउंट में दी हुई है, तो इस वजह से टोटल दी हुई है तो इसलिए आपको किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। क्लियर हो गया सर। 70,000 तो मैंने डायरेक्ट उठा के 70,000 लिख दिया। अब सर जब मैं 1,20,000 प्लस 70,000 प्लस 70,000 करता हूँ तो मेरे पास टोटल मेरे पास क्या जाती है 1,90,000। क्लियर हो गया। मेरे पास कितनी आ गई 1,90,000। अब देखिए कि अब आपने क्या करना है, मेरे पास अब उसमें से सर आपने मेरे पास जो 2,08,000 थे उसमें से आपने एक 90 और लेस कर देना, तो मेरे पास टोटल ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा मेरे पास ईयर 1 का, जो कि मेरे पास है 18,000। क्लियर हो गया। क्लियर है सर यहाँ तक। मेरे पास टोटल ऑपरेटिंग प्रॉफिट ईयर 1 का कितना है, उसने बोला मेरे पास 18,000 प्रॉफिट है ईयर 1 का। क्लियर है सर, ये हमने ईयर 1 कर लिया। उसी तरीके से मुझे ईयर 2 भी करना है। अब ईयर 2 में किस तरीके से करूंगा, मैं वही करूंगा, मैंने कितने यूनिट सोल्ड करे, उसने बोला आपने कितने यूनिट ईयर 2 में सोल्ड करे। अब मैं ये मैंने रॉ डेटा नीचे बनाया हुआ है, मैंने कितने यूनिट सोल्ड करे आपने ईयर 2 में, आपने ईयर 2 के अंदर सर 8,000 यूनिट सोल्ड करे, जो ईयर 1 में आपने यूनिट सोल्ड करे थे वही आपने ईयर 2 में सोल्ड करे, तो मेरे पास इसलिए कोई मसला नहीं होगा सर आपको। तो मेरे पास सिंपली वही है कि मेरे पास 8,000 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 50, तो मेरे पास सर 8,000 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 50, मेरे पास 8,000 यूनिट थे जिसको मैंने मल्टीप्लाई कराया 50 से, तो मेरे पास सिंपली सर वही आ गया 4 लाख रुपए आ गया। उसने बोला वेरिएबल कॉस्ट मेरे पास 8,000 यूनिट को प्रोड्यूस करने की कितनी थी, उसने बोला सर इसके अंदर भी कोई नहीं है, चेंजेस नहीं आए, वही है। मेरे पास एक यूनिट को प्रोड्यूस करने की कॉस्ट थी 20, और मैंने ड्यूरिंग द ईयर कितने यूनिट प्रोड्यूस करे, उसने बोला सर ड्यूरिंग द ईयर आपने अपने पास जो यूनिट सेल करे उनकी कॉस्ट कितने यूनिट सोल्ड करे, इसको सर सोल्ड पे लेके जाना है। उसने बोला कितने यूनिट सोल्ड करे, उसने बोला आपने मेरे पास उसने बोला 1,60,000 आपने 1,60,000 आया। वो किस तरीके से आया, उसने बोला 8,000 मल्टीप्लाई बाय 8,000 जो कि आपने यूनिट सोल्ड करा, उसने बोला मल्टीप्लाई बाय 20 करा, तो आपके पास सिंपली यही आ गया। क्लियर हो गया। अब मेरे पास
जब वेरिएबल एक्सपेंसेस है वो भी इसी तरीके से आएगा। किस तरीके से? उसने बोला आपने कितने यूनिट सोल्ड करे, उसने बोला आपने 4 यूनिट सोल्ड करे, और उसने बोला आपने जब 4 यूनिट सोल्ड करे, सॉरी आपने 8000 यूनिट सोल्ड करे और एक यूनिट को सोल्ड करने की एक्सपेंस जो आपके पास इंकर हुआ वो आपके पास A2 के अंदर 8000 यूनिट और एक यूनिट की कॉस्ट थी वो मेरे पास 4 थी। क्लियर हो गया? तो उसके बाद आपके पास सिंपली मेरे पास 192,000 जो कि एयर 1 की कॉस्ट थी वही आ गई। अब उसके अंदर से उसने बोला आपके पास मेरे पास फिक्स आपके पास मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी थी? 1,20,000 थी जो कि पेपर में दी हुई थी, सवाल में दी हुई थी, तो आपने सिंपली उठा के लिख दी। और मेरे पास जो दूसरी मेरे पास फिक्स सेलिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो एग्जामिनर ने आपको सवाल में दी थी तो मेरे पास 70,000 थी। तो क्लियर हो गया सर? मेरे पास एयर 1 और एयर 2 का प्रॉफिट दोनों मेरे पास 18,000 आ गया। मेरे पास ग्रॉस कंट्रीब्यूशन मार्जिन किस तरीके से आया? उसने बोला 4 लाख माइनस 192,000। और इस 192,000 के अंदर मेरे पास दो चीज़ों का इम्पैक्ट है, एक मेरे पास वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और एक मेरे पास वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट। वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट मेरे पास 1,60,000 थी और मेरे पास वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस जो थे वो मेरे पास 32,000 थे। क्लियर हो गया? इन दोनों को ऐड कर लिया तो मेरे पास आ गया 2,08,000 रुपये। उसके बाद मेरे पास होता है मेरे पास एक दूसरी चीज़ होती है फिक्स एक्सपेंसेस। फिक्स एक्सपेंसेस भी दो चीज़ों का शुमार है, एक है मेरे पास फिक्स मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और एक है मेरे पास फिक्स सेलिंग कॉस्ट। मेरे पास फिक्स मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी है? 1,20,000 और फिक्स सेलिंग कॉस्ट मेरे पास कितनी है? 70,000। इस वजह से मैंने 2,08,000 में से 1,90,000 रुपये लेस करे। जब मैंने पास 2,08,000 में से 1,90,000 लेस करे तो मेरे पास नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मेरे पास कितना आ गया? दैट इज 18,000। क्लियर हो गया सर? आपको इनकम स्टेटमेंट मेरे पास वेरिएबल कॉस्टिंग की क्लियर हो गई? एक दफ़ा इस सवाल में कोई भी आपको कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए, इसको एक दफ़ा कॉपी भी कर लिए, फिर अगर आप एक दफ़ा इसमें क्लैरिफाई हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे, तो फिर हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की मेरे पास इनकम स्टेटमेंट बनानी है उसकी तरफ चलते हैं। होपफुली सर आपने इस सवाल को कॉपी कर लिया होगा। अब मैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की इनकम स्टेटमेंट की तरफ मूव करता हूँ। अब जब एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इनकम स्टेटमेंट हम बनाते हैं तो उसमें सिंपली आपने फिक्स और उसने बोला वेरिएबल को आपने ब्रेक नहीं करना होता, क्योंकि एब्जॉर्प्शन के अंदर आप टोटल कॉस्ट शामिल करते हैं चाहे वो फिक्स हो या वेरिएबल हो, तो इसलिए इसका इतना बड़ा मसला नहीं है। टोटल मैंने गुड्स कितने सोल्ड करे? उसने बोला टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये आपके पास मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ जाएगी, और ये मेरे पास नीचे वाली सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस वाली भी आपके पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी, जो कि मेरे पास वेरिएबल और फिक्स दोनों शामिल है। क्लियर हो गया सर इसमें? अच्छा, अब मेरे पास सेल्स आपने कितनी करी? उसने बोला सेल्स का भी वही तरीका रहेगा। उसने बोला सेल्स भी चेंजेस नहीं है। उसने बोला आपने 8,000 यूनिट सोल्ड करे, सवाल में आपको दिया हुआ है आपने 8,000 यूनिट सोल्ड करे। कितने 1000 यूनिट सोल्ड करे? मेरे पास सवाल में दिया हुआ है कि आपने 8,000 यूनिट सोल्ड करे और एक यूनिट को सोल्ड करने की आपकी कॉस्ट थी कितनी? 50। तो मेरे पास सवाल में दिया हुआ है एयर 1 में आपने 8,000 यूनिट सोल्ड करे और एक यूनिट को सोल्ड करने की कॉस्ट थी 50। तो मेरे पास सिंपली यहाँ पर आ गया सेल्स कितनी? 4,00,000। क्लियर हो गया? अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की तरफ जाऊंगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर मैंने आपको बताया दोनों चीज़ें शुमार होंगी, एक तो मेरे पास मैन्युफैक्चरिंग वेरिएबल कॉस्ट भी शामिल होगी और मेरे पास सॉरी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट शामिल होगी, मेरे पास वेरिएबल और मेरे पास वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस शामिल होंगे। क्लियर हो गया? मैंने इधर मैं आपको पहले बता देता हूँ मेरे पास कितने मैंने यूनिट प्रोड्यूस करे। उसने बोला सर आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड किस तरीके से आई है? उसने बोला सर पहले आपने मेरे पास यूनिट प्रोड्यूस करे कितने? 8,000 यूनिट। मेरे पास कॉस्ट है 8,000 यूनिट को प्रोड्यूस करने की, और मेरे पास उसने बोला एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर आपने एक यूनिट कितने का प्रोड्यूस किया? उसने बोला आपने एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर एक यूनिट पहले साल के अंदर आपने यूनिट प्रोड्यूस किया है 32 का, और दूसरे साल आपने यूनिट प्रोड्यूस किया है मेरे पास कितने? 40। आपके लिए मैं एक मिनट इसको हाइड कर देता हूँ दोनों का, क्या क्या चीज़ें लिंकेज में आसानी होगी। क्लियर हो गया सर? देखें चीज़ें, देखें सर, सेल आपने कैसे करनी है? सेल आपने करी, मेरे पास 8,000 की सेल करी। क्लियर हो गया? और एक यूनिट को सेल करने में आपकी कॉस्ट कितनी लगी? सेलिंग प्राइस ये लिखा हुआ है मेरे पास 50। क्लियर हो गया? 8,000 मल्टीप्लाई बाय 50 किया तो मेरे पास आ गए 4,00,000 रुपये। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड किस तरीके से निकालेंगे? आपने सोल्ड कितनी करें?
8000 यूनिट सोल्ड करें और पहले साल आपको इसको बनाने की कॉस्ट कितनी लगी, जो कि 32 लगी। आपने यहाँ पे पहले निकाला 32 मेरी कॉस्ट थी, तो मैं सिंपली क्या करूँगा 8000 को मल्टीप्लाई करा दूंगा 32 से। क्लियर हो गया। जब मैंने 8000 को मल्टीप्लाई कराया 32 से, तो मैंने 32 मल्टीप्लाई कराया किस चीज़ से, 8000 से। तो मेरे पास 8000 किधर गया, मेरे पास 8000 ये रहा नीचे। तो मैंने 8000 एक एक आपके लिए आसानी करता हूँ, इसको भी मैं ऊपर ही शिफ्ट कर देता हूँ ताकि जी सर। जी सर, इसको भी मैंने ऊपर मूव कर दिया। आपके पहले साल की आपकी कॉस्ट कितनी हो गई, उसने बोला मेरी पहले साल की कॉस्ट ही 8000 यूनिट मैंने प्रोड्यूस करें और एक यूनिट को प्रोड्यूस करने में मेरी कॉस्ट लगी है कितनी, उसने बोला 32। तो 8000 मल्टीप्लाई पर आपने 32 करा, तो मेरे पास सिंपली मेरे पास आ गया 256,000 आ गया। जब मैंने 4 लाख में से 256,000 लेस करे, तो मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट इसका क्या आ गया 144 आ गया। अब इसमें सेलिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस करना है। उसने बोला सेलिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस आप किस तरीके से निकालेंगे, उसने बोला आपने मेरे पास इसकी मैं छोटी सी वर्किंग बना देता हूँ। मेरे पास सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। क्लियर हो गया सर। आपने सेलिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के अंदर मेरे पास दोनों चीज़ें होंगी, एक तो मेरे पास वेरिएबल एक्सपेंस शामिल होगा और दूसरा मेरे पास फिक्स्ड सेलिंग एक्सपेंस शामिल होगा। पहला कौन सा आपने बोला, आपके अंदर आपके पास वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंस शामिल होगा और दूसरा आपके पास कितना फिक्स सेलिंग एक्सपेंस शामिल होगा। क्लियर हो गया। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ईयर 1 और यहाँ पे मैं लिख दिया ईयर 2। क्लियर हो गया। मेरे पास सेलिंग एक्सपेंसेस वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस, उसने बोला ईयर 1 को आपने कितने यूनिट प्रोड्यूस करे, ईयर 1 में आपने कितने यूनिट सेल करे, उसने बोला आपने ईयर 1 के अंदर आपने कितने यूनिट सेल करे, उसने बोला आपने मेरे पास ईयर 1 में जो सेल करी वो आपने की दैट इज 8000 यूनिट सोल्ड करे और एक यूनिट को सोल्ड करने में 8000 यूनिट सोल्ड करे और एक यूनिट को सोल्ड करने में आपकी वेरिएबल कॉस्ट कितनी लगी, उसने बोला वेरिएबल सेलिंग 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 कॉस्ट कितनी लगी, उसने बोला आपकी वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट लगी 4। क्लियर हो गया। तो मैंने 8000 मल्टीप्लाई बाय 4 कर दिया, तो मेरे पास क्या आ गया, तो मैं इधर लिख भी देता हूँ 8000 मल्टीप्लाई बाय 4। मैंने 8000 मल्टीप्लाई बाय 4 करा, तो मेरे पास ईयर 1 के अंदर क्या आ गया, मेरे पास 32,000 आ गया। क्लियर हो गया। उसके बाद मेरे फिक्स सेलिंग एक्सपेंसेस निकालने हैं, वो किस तरीके से निकलूंगा, मेरे पास फिक्स सेलिंग एक्सपेंसेस सर सवाल में आपको दिए हैं एग्जामिनर ने, मेरे पास फिक्स सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कितने आ रहे हैं, मेरे पास एक फिक्स सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस आ रहे हैं 70,000। तो मेरे पास टोटल कॉस्ट फिक्स टोटल मेरे पास सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ईयर 1 में मेरे पास कितने आ गए, 1,20,000 आ गए। तो मैं सिंपली इसको लेस कर दूंगा, मेरे 1,02,000 आ गए। तो मैंने ईयर 1 के सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस लेस कर दिए 144 में से, जब आपने 102,000 लेस करे तो मेरे पास आ गया 42,000। क्लियर हो गया। आपके पास ईयर 1 का मेरे पास नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट या लॉस मेरे पास कितना आ गया 42,000 आ गया। क्लियर हो गया सर। अब देखें, अब मैं चले गया मेरे पास ईयर 2 के ऊपर। क्लियर हो गया। ईयर 2 के ऊपर आप जैसे गए तो मेरे पास आपने सेल कितनी करी, उसने बोला सेल आपने वही करी 8000 यूनिट सोल्ड करे और एक यूनिट आपने कितने का सोल्ड करा, आपने 50 का सोल्ड करा। तो 8000 मल्टीप्लाई बाय 50 करा तो मेरे पास सिंपली मेरे पास 256,000 आ गया। अब लेकिन सर अब ये सवाल देखिएगा, अब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ठीक है, जब आप ईयर 2 में गए, ईयर 2 में आपने कितने यूनिट सोल्ड करे, उसने बोला सवाल में अलग से मेंशन है ईयर 2 में आपने कितने यूनिट सोल्ड करे, 8000 यूनिट सोल्ड करे। क्लियर हो गया। ये मेरे पास लिखा है 8000 यूनिट सोल्ड करे ईयर 2 में। लेकिन जब मैं इसकी कॉस्ट निकालूंगा बनाने की, तो मेरे पास ईयर 1 की कॉस्ट कितनी थी, देखें आपने सोल्ड तो करे ईयर 2 के अंदर 8000 यूनिट, लेकिन ईयर 2 में बनाए कितने थे 6000 यूनिट और 2000 यूनिट पिछले साल से आ रहे थे, मतलब ईयर 1 के 2000 यूनिट अगले साल आए
और इस साल आपने 6000 यूनिट प्रोड्यूस करे। जो इस साल आपने 6000 यूनिट प्रोड्यूस करे ना, इधर मैं रेशो बना देता हूँ, जो इस साल आपने 6000 यूनिट प्रोड्यूस करे ना, उसकी उधर एग्जामिनर ने आपको सवाल में लिखा हुआ है कितने का यूनिट आपने ईयर 2 में प्रोड्यूस करा, उसने बोला 40 का यूनिट प्रोड्यूस किया। क्लियर हो गया। उसके बाद आपके पास 2000 यूनिट पिछले साल के थे, उन 2000 यूनिट को आपने कितने का बनाया था, 32 का बनाया था, तो जो मेरी कॉस्ट होगी मैं वही लिखूंगा। ठीक है, आपने सेल करे 8000 यूनिट, जिसमें से 2000 यूनिट पिछले साल के थे। अब 2000 यूनिट क्योंकि पिछले साल के थे तो उसकी कॉस्ट भी कम आई होगी पिछले साल की। जब उसकी कॉस्ट कम आई है, जैसे पिछले साल मैंने 2000 यूनिट जो मेरे बचे थे वो मैंने इस साल सेल करे, लेकिन मेरे पास वो पिछले साल जो 2000 यूनिट बनाए थे उसकी कॉस्ट कितनी थी, पिछले साल ईयर 1 में आपके पास कॉस्ट थी 32 और ईयर 2 में आपके पास कॉस्ट है कितनी 40। क्लियर हो गया। तो मैंने वही किया है, इस साल जो मैंने यूनिट प्रोड्यूस करे 6000 यूनिट जो प्रोड्यूस करे तो उसकी कॉस्ट मैंने लिखी 40, और जो मैंने पिछले साल 2000 यूनिट पिछले साल से आ रहे हैं तो पिछले साल की कॉस्ट कितनी थी मेरे पास ईयर 1 की, तो 32 थी। तो सिंपली मैंने क्या करना है, इसके अंदर चीज़ें डबल करनी है मेरे पास। किस तरीके से, मैंने सिंपली 8000 6000 इसको मैंने मल्टीप्लाई कराना है किस चीज़ से, उसने बोला 6000 क्योंकि मेरे पास एयर 2 की कॉस्ट है, एयर 2 के यूनिट प्रोड्यूस करें तो मल्टीप्लाई करूँगा एयर 2 की मेरे पास कॉस्ट है जो कि है 6000 मल्टीप्लाई बाय 40, तो ये मैंने 40 उसको प्लस कर दिया। दूसरा चीज़ सर, मेरे पास 2000 यूनिट मेरे पास पिछले साल के हैं, तो मैंने 2000 को मल्टीप्लाई कराऊंगा किस चीज़ से, मेरे पास 2 से, मतलब मेरे पास 2000 को मल्टीप्लाई कराऊंगा 32 से और 6000 को मल्टीप्लाई कराऊंगा 40 से। क्लियर हो गया सर, इधर मैंने लिख भी दिया है, आप कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप पूछ लीजिए। क्लियर हो गया। तो इन दोनों को मैंने जब करा तो मेरे पास टोटल कॉस्ट कितनी आ गई, मेरे पास टोटल कॉस्ट आ गई इन दो 8000 यूनिट की मेरे पास टोटल कॉस्ट आ गई मेरे पास 3,04,000 यूनिट। सर इधर फॉर्मूला मैंने इधर लिख भी दिया है, कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा। क्लियर हो गया सर। उसके बाद मेरे पास टोटल सेल में से मैंने लेस करे अपने वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स, मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेस करें, तो मेरे पास आ गया 3,04,000, और उसमें से मैंने अपने सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस लेस करना है। क्लियर हो गया। अब सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस मेरे पास यही रहेंगे। पहले साल मैंने कितने सेल्स करी है, उसने बोला 8000 यूनिट सेल करें, उसके पर यूनिट के आपके वेरिएबल एक्सपेंसेस कितने गए, 32,000 गए, और मेरे पास फिक्स एक्सपेंसेस कितने गए, मेरे पास 70,000 गए, तो उसकी भी ईयर 2 की मेरे पास सेलिंग एंड एक्सपेंसेस मेरे पास यही आ गए। तो सिंपली मैं क्या कर दूंगा, मेरे पास 1,02,000 को मैं इसमें से लेस कर दूंगा, तो मेरे पास सर नेट ऑपरेटिंग या लॉस मेरे पास ईयर 2 के अंदर मेरे पास लॉस हो रहा है कितने का, 6000 का मेरे पास लॉस हो रहा है। क्लियर हो गया सर, होपफुली ये सवाल क्लियर होगा। इस सवाल हमारा एंड हो चुका है, इसके अंदर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप पूछ लीजिए। इनकम स्टेटमेंट सर मेरे पास ये रही, इस इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट और ये सवाल का सॉल्यूशन आप इसको कॉपी कर लीजिए। ठीक हो गया सर। आज तक के लिए इधर ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर हमारे पास एक एब्जॉर्प्शन और मेरे पास वेरिएबल कॉस्टिंग का पास्ट पेपर है, उसको हम सॉल्व करेंगे। उम्मीद करता हूँ इस कॉन्सेप्ट से आपके, इस सवाल से आपके अच्छे खासे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। नहीं हुए होंगे तभी आप मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर या मुझे कमेंट करके पूछ लीजिए, मैं आपको बता दूँ। ओके, अस्सलाम वालेकुम।